तो प्रेगनेंसी में हृदय रोग, बच्चों को कैसे हृदय रोग से बचाया जाए, इसमें माता की डाइट का पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है, ताकि उनको डाइट के कारण कई विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी ना हो, हीमोग्लोबिन की कमी से, खून की कमी से उनके कोई दिक्कत ना हो। इस माताओं को शराब के ऊपर 100% पाबंदी लगाना जरूरी है। और यदि फैमिली में बच्चों के हार्ट डिजीज की पहले थोड़ा आवाज में दिखा, इस टॉपिक पे आता हूँ। मैं डॉक्टर रोहित चोपड़ा हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और कनेक्शन इज अनस्टेबल। Now it's connecting. मैं डॉक्टर रोहित चोपड़ा हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं जम्मू में प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर CN चोपड़ा हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर में। हम लोग कार्डियोलॉजी का एक डेडिकेटेड सेंटर है, जिसमें छोटे बच्चे, पीडियाट्रिक एज ग्रुप से लेके एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन सबका हम कार्डियोलॉजी रिलेटेड इलाज करते हैं, भले ही वो पीडियाट्रिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज हो, वाल्व की बीमारी हो, या बढ़ती उम्र के साथ इश्केमिक हार्ट डिजीज है। आज मैं हृदय रोग से कैसे बचा जाए, प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के ऊपर ये जो मेरा टॉक है, तो इसमें लोगों को बताना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज से कैसे बचा जाए। यदि हम देखें तो आज के टाइम में जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौत हो रही है, कोरोना को छोड़ के, कोरोना अभी नंबर 1 आया हुआ है इसमें, पर जो एक कारण है हृदय रोग, वो एल्डरली पॉपुलेशन में 40-50 साल के ऊपर जो सबसे ज्यादा यदि किसी की बीमारी हो रही है, बीमारी से मौत हो रही है, उसका सबसे कॉमन कारण हार्ट की बीमारी है। अब सबसे इसमें जो इससे बचने का हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से हृदय रोग से बच पाए, क्योंकि एक बार हृदय रोग की बीमारी हो जाए उसके बाद जीवन में कई दिक्कतें आ जाती हैं। तो इससे पहले कि ये बीमारी आए, हमें हृदय रोग से बचने के लिए जो चीजें अपनी डेली लाइफ, उसके बाद से ही माँ के पेट से ही बच्चे में आने की संभावना रहती है। यह 2 से 3% बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे पैदा होने के बाद उनके दिल में कुछ ना कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स रहते हैं। अधिकांश लोग में तो ये इसका कोई कारण रहता नहीं है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इस रोग को, इन हृदय रोगों को रोका जा सकता है। खास तौर पे माताओं में विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसीज, खान पान पे यदि उनका ध्यान दिया जाए ताकि विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, तो हृदय रोगों को बचाया जा सकता है। माताएं यदि मदिरा का सेवन करती हैं, अल्कोहल का सेवन करती है, तो वो अल्कोहल का सेवन 100% उनको बंद रखना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में। यदि उनकी फैमिली में बच्चों में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही हुई है कि पहले किसी बच्चे में या उनके परिवार में हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम रहा है, तो ऐसी माताओं को प्रेगनेंसी के दौरान फीटल हार्ट एको करके इनकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए कि इन बच्चों में कोई हार्ट का डिजीज तो नहीं है जो कि जीवन से इनकॉम्पैटिबल है। और यदि ऐसा पाया जाता है कि जो जीवन के लिए इनकॉम्पैटिबल है, तो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का भी एक ऑप्शन सोच सकते हैं हम। फिर जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों में आती है। खास तौर पे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूमेटिक हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है। रूमेटिक हार्ट डिजीज एक वाल्व की प्रॉब्लम है, जिसमें हार्ट के वाल्व का इन्फेक्शन हो जाता है कम उम्र में, किशोर अवस्था में, जो आगे जाके बढ़ता जाता है और फिर जीवन के दूसरे, तीसरे, चौथे डिकेड के अंदर इस सब की मैनिफेस्टेशंस होती है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज से किस तरीके से बचा जाए? रूमेटिक हार्ट डिजीज पहले की तुलना में अब काफी कम हो गया है, जिसका एक रीजन जो बचपन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, गले का इन्फेक्शन होता है,
नॉर्मली हम उसको कॉमन कोल्ड या सोर थ्रोट मानते हैं, यह एक सबसे कॉमन रीजन है जो आगे जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज बच्चों में लेके आता है। तो हर सोर थ्रोट का जो छोटे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, उनका सही समय पे इलाज कराएं ताकि वेल्वुलर हार्ट डिजीज होने की संभावना कम हो जाए आगे। फिर वेल्वुलर हार्ट डिजीज यदि हो भी जाता है तो नियमित टाइम से जो कंसर्न फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे जाके मिले, और इसमें रेगुलर इन्फेक्शन से बचने के लिए पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो हफ्ते में 3 बार लगाना जरूरी है, उनका यूज करें। और सबसे कॉमन जो आजकल हम देख रहे हैं हार्ट की डिजीज, उसमें सबसे कॉमन हाइपरटेंशन है, जिसे बीपी की बीमारी कहते हैं अपन, और फिर हार्ट में इस्केमिक हार्ट डिजीज जिससे कि हार्ट की आर्टरीज में, धमनियों में ब्लॉकेज, ये दो सबसे कॉमन डिजीज हैं जो आजकल हम देख रहे हैं। हाइपरटेंशन एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज ये किसी को भी हो सकता है, पर जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है उनमें यह रोग होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जहां तक मैं इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब कोरोनरी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज की बात करूं, तो ब्लॉकेज एक बहुत ही कम उम्र से होना चालू हो जाता है। हम देखें तो जीवन के पहले दशक में ही यदि हम जो बच्चों की धमनियों को देखें तो जब वो पैदा हुए थे और वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन चालू हो जाता है। तो यह बढ़ती हुई उम्र के साथ हर में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ता रहता है। किसी में ये कम गति से बढ़ता है, किसी में ज्यादा गति से बढ़ता है। जिनमें ये ज्यादा गति से बढ़ता है उनमें कई रिस्क फैक्टर होने की संभावना मिल जाती है, खासतौर पे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, या फिर जो अपन ने लाइफस्टाइल से ये बीमारी पाल रखी है, अपने पुअर लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज कम करना, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये जितना रहता है उतना ही हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इन सब का हमें ध्यान रखना जरूरी है। और एक बहुत ही पिछले 2-3 दशक से हम ये देख रहे हैं कि इंडियंस के अंदर हार्ट डिजीज बहुत रैपिडली बढ़ रही है। जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी तुलना में हम देखें तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हार्ट का बीमारी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बारे में एक हाइपोथेसिस की थी कि जो हम इंडियंस हैं, हमें कम खाना खा के ज्यादा काम करने की आदत है। जितने भी हमारे प्रीवियस जनरेशन है, हमारे दादा रहे हैं या उनसे हमारे पिताजी, हमारे दादा, उनसे भी पहले की जनरेशन के लोग, वो काफी मेहनती लोग रहे हैं। उन्होंने खेतों में बहुत काम किया है, और जब खेतों में काम करते थे उस समय खाने के लिए बहुत कम चीजें हुआ करती थी। मिनिमल खाने में वो लोग काफी ज्यादा काम करते थे। तो यदि वो 100 कैलोरी खाते थे तो वो 1000 कैलोरी तक का काम कर लेते थे। अभी पिछले 3-4 दशक में लोगों के पास खान पान में बहुत चेंजेस आए हैं। खान पान में हर तरीके की चीजें आदमी खा रहा है। जो चीजें मिठाई वगैरह जिनमें मीठा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा होता था, घी, इनका कंजम्पशन इन 3-4 दशक में काफी बढ़ गया है। तो यदि हम पोषण की बात करें तो पोषण काफी इम्प्रूव हो गया है 3-4 दशक में। और इसके साथ साथ जो हम लोग कैलोरीज खाते हैं उसका भी कंजम्पशन काफी बढ़ गया है। जब कैलोरीज का कंजम्पशन बढ़ रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो हमारी एक्सरसाइज है, भले वो खेतों में काम करना हो या रूटीन चलना फिरना हो, खेलना हो, ये बहुत कम हो गया है। तो जहाँ एक तरफ तो कैलोरी कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, दूसरी तरफ कैलोरी को हम खर्च नहीं कर रहे। तो इस चक्कर में इंडियंस में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो डिपॉजिट हो के इनमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन काफी बढ़ जाता है, और ऐसे में हार्ट की बीमारी होने के चांसेस इंडियंस में काफी बढ़ जाता है। यह एक कारण है कि क्यों इंडियंस
इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड है हार्ट डिजीज के लिए, तो हमें हार्ट डिजीज से बचना सबसे ज़रूरी स्टेप है, बजाय कि हम एक बार हार्ट डिजीज होने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए भागें। तो अपना सेकंड, दूसरे दशक, तीसरे दशक, चौथे दशक से ही हमें लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में एक रेगुलरिटी, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन की बहुत जरूरत है। वो अनुशासन भले हमारे खेल कूद में हो, हमारी पढ़ाई में हो, हमारे सोने में हो, हमारे खाने में हो। खास तौर पे खाने में जो हम देख रहे हैं कि आजकल जो यंग जनरेशन है, फास्ट फूड का जो कल्चर चला हुआ है और ईटिंग आउट का जो कल्चर चला हुआ है, इसमें खाने में कोई लगाम नहीं रहता और एक्सरसाइज हमारा होता नहीं है। तो ये जो दो इम्बैलेंस हो रहा है खाने में और एक्सरसाइज में, उसको कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि आगे जाके यह हार्ट डिजीज में ना कन्वर्ट हो। प्लस जिस तरीके का फास्ट फूड खा रहे हैं हम, उसमें सॉल्ट कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है, तो यह एक हार्ट डिजीज, खासतौर पे हाइपरटेंशन आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। तो जीवन शैली के अंदर खान पान में लगाम, रेगुलर एक्सरसाइज, सॉल्ट का कंजम्पशन कम, और जो भी खाते हैं उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यह बहुत एक जरूरी चीज है हमारे लिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन तो आजकल बहुत ही कम हो गया है। प्लस जो हम खा रहे हैं वो भी आजकल उतनी फ्रेश नहीं है, उसमें भी बहुत तरीके का मिलावट है, एडल्ट्रेशन है। अब इस चीज से तो बचना मुश्किल है, पर जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका सेवन हमारी जीवन शैली में ज्यादा से ज्यादा करें। डाइट का कुछ हिस्सा इनको हम जरूर दें। और बढ़ती हुई उम्र के साथ स्मोकिंग, अल्कोहल, इनका कंजम्पशन ना करें तो सबसे अच्छा रहता है। पर जो लोग नहीं कर पाते, जिनके लिए यह करना बहुत जरूरी होता है, उनमें भी अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ही कम मात्रा में करना जरूरी है, ताकि आगे भविष्य में हार्ट की डिजीज ना हो। प्लस जिन लोगों में हार्ट का डिजीज एक बार आ जाता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, एक बार हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट डिजीज आने के बाद जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, वो भले ही दवाइयों का ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी किसी में कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण स्टेंट लग जाता है या बाईपास हो जाता है, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टेंट लगना या बाईपास होने से आपकी बीमारी गायब नहीं होती है। स्टेंट लगने और बाईपास होने से तो आपकी तकलीफ कम हो जाती है, और जो बीमारी है उससे हार्ट का जो डैमेज होना है वो रुक जाता है। पर बीमारी आपके शरीर में ही रहती है, वो बीमारी नहीं बढ़े, या वो बीमारी यदि बढ़ भी रही है तो उसकी स्पीड कम हो, वो कम गति से आपके शरीर में बढ़े। इसके लिए आपको दवाइयों का सेवन करना बहुत जरूरी है। खान पान में अनुशासन, आपकी जीवन शैली में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है, ताकि यह बीमारी आप में जल्दी नहीं बढ़े और आप इन सब से बीमारी को कंट्रोल कर पाए। तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यदि कोई डायबिटिक है, उनमें बार बार अपना शुगर चेक कराना, प्रॉपर तरीके से जो भी उनके ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनको जाके दिखाकर शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के बीपी की शिकायत है, उनमें बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इन दो फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लें, और जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर ले, तो ये तीन बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो हार्ट की डिजीज है उनको हम बढ़ने से रोक सकते हैं। जीवन में एक रेगुलर एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है या काफी कठिन परिश्रम करना है हार्ट डिजीज से बचने के लिए, पर अनुशासन में जो भी हम करें, हम ये मानते हैं कि हफ्ते के अंदर यदि आप 2 से ढाई घंटा अपने शरीर को दे सकते हैं, 2 से ढाई घंटा वॉकिंग करने के लिए, या कुछ आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स खेलने, स्विमिंग, साइकिलिंग, यह यदि आप करते हैं रेगुलरली, तो आपके हार्ट डिजीज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एक जो बहुत अहम फैक्टर है हार्ट डिजीज से, हार्ट डिजीज बढ़ने का, किसी के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, ना ही कोई फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे लोगों में भी हम काफी देख रहे हैं कि आजकल हार्ट की बीमारी खूब हो रही है। तो
एक बहुत ही बड़े डिसिप्लिन थे, उन शौक था और वो रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते थे। पर उनका भी 42 एज में बहुत मैसिव हार्ट अटैक आने से वहीं वो कोलैप्स हो गए थे। तो यह पाया गया उनके जब रिस्क फैक्टर्स को एक्सप्लोर किया गया कि भाई इतनी कम उम्र में इनके ऐसा क्यों हुआ, तो ये देखा गया कि जीवन में जो स्ट्रेस है, डे टू डे लाइफ में जो हम स्ट्रेस लेके चलते हैं, भले ही वो अपने फैमिली लाइफ में हो, अपने जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ, वो भी हार्ट डिजीज के में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। उससे भी हृदय रोग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए जितना भी हम कम कर सकें, इसमें मेन यह रहता है कि हम हमारे जीवन को, हमारी कार्यशैली को किस तरीके से ढालें, हम जीवन में किस तरीके से अनुशासन लेकर आए, ताकि छोटी मोटी चीजें जो हमारे काम में अफेक्ट करती है या हमारे पारिवारिक लाइफ में, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सके। योगा एक ऐसी चीज है जो हमारे ही घर की खेती है, जो हम इंडियंस ने ही बनाया है और हम इंडियंस ही कम से कम उसका यूज करते हैं। तो ऐसे में योगा को अपनी जीवन शैली में लेके आना मैं बहुत अहम मानता हूँ, क्योंकि ये आपके एक तरह से फिजिकल एंड मेंटल दोनों एक्सरसाइज है, आपको स्ट्रेस लेवल्स को बहुत कम करते हैं, आपके जीवन में कंसंट्रेशन बढ़ाता है और कई फैक्टर्स में आपकी बीपी, शुगर, इन सब को भी कंट्रोल करने में काफी योगदान रहता है योगा का। तो योगा को जीवन में अपनाना बहुत ही अहम है और हृदय रोग से बचने के लिए मैं मानता हूँ काफी जरूरी भी है। और जिन लोगों के ये हो गया है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो समय से अपना चेकअप जरूर कराएं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के लेवल्स को कंट्रोल में रखें और स्मोकिंग, अल्कोहल से एकदम परहेज रखें, ताकि भविष्य में एक बार जो दुर्घटना हो गई है वो दोबारा ना हो। थैंक यू। कोई यदि क्वेश्चन हो तो मैं आंसर करना चाहूँगा। मिस्टर एसपी चावला का क्वेश्चन है, सफरिंग फ्रॉम वीकनेस इन लोअर लिम्स, in nerves and Parkinson's, diabetics for the last 35 years, but under control. Suggest how I can improve. नमस्कार भावेश चावला जी, आपका क्वेश्चन काफ़ी सही है कि आप 35 साल से आपके डायबिटीज़ है। तो इतना लंबा जब डायबिटीज़ चलता है तो डायबिटीज़ एक तरह से छोटी धमनियाँ और बड़ी धमनियाँ दोनों को अफेक्ट कर देता है। साथ ही साथ जो अपना नर्वस सिस्टम है, अपनी जो नर्व्स हैं, उसको भी काफ़ी अफेक्ट कर देता है ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो ये अफेक्ट होने के कारण वीकनेस आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपके फिजिशियंस हैं उनको एक बार दिखाना पड़ेगा कि जो वीकनेस का कारण क्या है। वीकनेस का कारण आपके नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, वीकनेस का कारण आपकी मसल्स कमजोर हो गई हैं वो है, या फिर इसके चलते हुए इतनी, यदि आपके 35 ईयर से आप कह रहे हैं कि आप डायबिटिक हैं, तो उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने के भी चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसमें मेरी आपसे राय रहेगी कि आप एक बार अपने फिजिशियन से जाके चेकअप कराएं, ताकि कारण का पता चले कि ये नर्व्स के कारण आपको वीकनेस हो रही है या हार्ट के इन्वॉल्वमेंट या किडनी के इन्वॉल्वमेंट के कारण है। नर्व के कारण यदि आपको ये हो रहा है तो देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस व्हिच यू शुड बी टेकिंग, जिसके कारण जो न्यूरोनल डैमेज है वो थोड़ा कम हो जाता है और उससे जो आपको सिम्टम्स हैं उसमें काफ़ी आराम आ जाता है। और यदि इसका कुछ और कारण है तो वो इवेलुएट करना चाहिए आपको, खास तौर पे किडनी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है आपके और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्योंकि इसके कारण भी थकान काफ़ी कॉमनली हो जाती है। प्लस
लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में जो पैरों की नसों में ब्लॉकेज होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो उसके कारण भी जैसे ही हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं, तो हमारे पैरों में थकान, दर्द, ये सब होना चालू हो जाता है। तो यह तो एक फिजिशियन ही जो आपको देख रहे हैं वो बेहतर बता पाएंगे, पर इन सब का आपको एक बार चेकअप करवाना चाहिए। प्लस यदि मसल इन्वॉल्वमेंट है तो रेगुलर फिजियोथेरेपी, और खास तौर पे फिजियोथेरेपी इस तरीके से टारगेट करें जो आपकी मसल्स वीक हैं उनको टारगेट करके एक्सरसाइज करें उन मसल्स की, तो उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो भले ही आपका बीमारी के कारण वीकनेस आ गई हो, पर रेगुलर फिजियोथेरेपी से एंड टारगेटेड लिम्ब एक्सरसाइज करने से उनमें पावर बढ़ती है, और पावर बढ़ने से डेफिनेटली यू विल फील बेटर। देन एक और there's a question, if I don't smoke and my cholesterol is within normal limits, what impact does my family history of heart disease have on my risk? If you are not a smoker and your cholesterol levels are within normal limit, you still have to be in a discipline, live in a discipline, that you don't acquire heart disease. हिस्ट्री होने के कारण हार्ट डिजीज होने का रिस्क हमेशा रहता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपके हार्ट डिजीज होएगी। उससे प्रिवेंट करने के लिए वो होने से पहले आपको पता चले, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि यदि आपके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ये सब चेक करा के रखें, अपना आपकी हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा, ये सब चेक करा के रखें। और जो लाइफस्टाइल है वो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो रिस्क फैक्टर जो हम मानते हैं हार्ट की डिजीज के लिए, जो सबसे बड़े 5-6 रिस्क फैक्टर है, जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी, इनसे आप बच पाए। एंड यदि आपके कुछ सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स मतलब आपको कोई चलने फिरने में सांस की दिक्कत होती है, या थकान हो जाती है, या छाती में भारीपन भाव होता है, तो ऐसे में आप अपना एक बार कार्डियक इवैल्यूएशन करवाएं, जिसमें इको और टीएमटी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एंड आपके कितना रिस्क रहेगा हार्ट डिजीज होने का, ये ऐसे कैलकुलेट करके बताना मुश्किल रहता है। पर हाँ, यदि आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री का मतलब फैमिली में आपके किसी मेल मेंबर को 45 ईयर्स से पहले हार्ट का प्रॉब्लम हो रखा है, खासतौर पे हार्ट अटैक का, तो वो उसके कारण आपका एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो इसमें ध्यान रखना ही काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखें। और यदि आपको कहीं सिम्टम्स का कुछ एहसास होता है, सिम्टम्स का जैसे मैंने आपको बताया, सांस में दिक्कत आना, थकान, छाती में भारीपन, दबाव या जकड़न सी हो, तो आपको जरूर तुरंत अपने फिजिशियन के पास जाके दिखाना चाहिए। Then there is another question, what are the risk factors for coronary artery disease? रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर तो ऐसे होते हैं जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारी बढ़ती हुई उम्र एक ऐसी चीज है जिसे हम रोक नहीं सकते। बढ़ती हुई उम्र एक रिस्क फैक्टर है हार्ट की डिजीज होने का। फिर कुछ पुरुष में भी हार्ट का डिजीज होने के चांसेस फीमेल्स की तुलना में काफी ज्यादा रहते हैं, खास तौर पे जब तक फीमेल्स लेवल को अटेन नहीं करती है, जब तक उनमें पीरियड्स आना बंद नहीं होते, तब तक मेल्स में काफी रिस्क रहता है फीमेल्स की तुलना में हार्ट डिजीज होने का। यदि कोई पुरुष है तो पुरुष होने के कारण उनमें हार्ट डिजीज होने की संभावना महिलाओं की तुलना में ज्यादा रहेगी 55 से 65 साल तक। बाद में ये रिस्क दोनों में ही लगभग बराबर हो जाती है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर, जिनको हम बदल नहीं सकते। यदि किसी की डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज ऐसी है कि हम उसको गायब नहीं कर सकते, डायबिटीज रहती है। पर हाँ, डायबिटीज को हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। डायबिटीज में हम हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल में करके रख सकते हैं। डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए हम हमारा रेगुलर आई चेकअप, हमारा फुल बॉडी चेकअप और एक्सरसाइज वगैरह नियमित रूप से ये सब हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए।
यदि आपके हाइपरटेंशन हो गया, जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी यदि आपका बीपी ज़्यादा रहता है, खान पान में परहेज रखने के बाद भी आपका बीपी ज़्यादा रहता है, तो मेडिकेशन से हम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करके रखें। एंड सिमिलरली फॉर डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम में भी है, हमें कोलेस्ट्रॉल को मेडिसिन से, खान पान से कंट्रोल करके रखना चाहिए। जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे जो अहम है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसमें हमने 20 साल 22 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक आते हुए देखा है। ऐसे में इन लोगों में जो हार्ट अटैक आता है वो ग्रेजुअली जो दिल की धमनियों में ब्लॉकेज होते हैं उसके कारण नहीं आता। ऐसे लोगों में अचानक दिल की धमनियों में प्लाक रप्चर होने के कारण वहां पे खून का थक्का जम जाता है, थ्रोम्बस जिसे हम बोलते हैं। तो खून का थक्का जमने के कारण उनकी धमनियां ब्लॉक होने से हार्ट अटैक आ जाता है। यह स्मोकर्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की डिजीज का आज के युग में। इसके बाद जो हम कॉमनली देखते हैं वो है मोटापा, ओबेसिटी, जीवन में एक्सरसाइज की कमी। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि यदि हम रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ना हमारा ब्लड प्रेशर को, हमारे शुगर को, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करने में ये देखा गया है कि ऐसे लोगों में स्ट्रेस लेवल्स काफी कम पाया जाता है। कुछ शरीर में हार्मोन्स होते हैं जिसे हम हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव हार्मोन्स मानते हैं, एंडोर्फिन्स बोलते हैं उन्हें। तो इनका लेवल जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है, जो को बचा के रखता है। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, कोलेस्ट्रॉल, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम बचा के जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उनको अपने जीवन शैली से गायब कर सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जैसे कि आपका एज है, बढ़ती हुई एज, बीइंग मेल्स, देन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, ये रिस्क